आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। नूर नाम की एक मासूम लड़की के साथ जो एक जिन ने किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा जिन जो नूर से मोहब्बत भी करता था और उसे बर्बाद भी। क्या हुआ था उस रात? कैसे एक जिन नूर के साथ इस कदर शर्मनाक हरकत कर सकता है और कैसे उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई? दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको आखिर तक पकड़ कर रखेगी। कहते हैं जिन सिर्फ नफरत नहीं करते, मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन जिस इंसान से वो मोहब्बत कर बैठते हैं, उस इंसान को उस मोहब्बत की कीमत अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। और आज की कहानी में हमें यही पता चलने वाला है। शायद आपने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। हमारी आज की कहानी नूर की है। नूर अपने पेरेंट्स के साथ लिबिया में रहती थी। लिबिया रेगिस्तानों का शहर, एक ऐसा देश जो अपनी सियासत के लिए मशहूर है। और उन्हीं रेगिस्तानों की रेत में छुपी हैं कुछ अनसुलझी खौफनाक कहानियाँ जो आज भी धूल बनकर वहाँ उड़ती रहती हैं। हम सब ने कभी न कभी जिन के बारे में सुना है, कभी लोगों से, कभी कहानियों से। और हम ये भी जानते हैं कि जिन दो तरह के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे जिन कभी कभी इंसानों की मदद भी कर देते हैं, लेकिन बुरे जिन, उनसे अगर पाला पड़ जाए तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। और नूर की किस्मत ने भी उसकी मुलाकात एक ऐसे जिन से करवा दी जहां एंड आते आते समझो मौत का सौदा हो चुका था। नूर ट्रिपोली के पास एक कोस्टल टाउन में रहा करती थी। नूर को लिबिया शिफ्ट हुए महज 2 से 3 साल ही हुए थे और उसने अभी इतना जगह एक्सप्लोर नहीं किया था। नूर वो 19 साल की थी और हमेशा लाइब्रेरी में ही रहती थी, हमेशा किताबों से ही घिरी रहती थी। नूर शांत थी, सिंपल थी और किताबों की दीवानी थी। उसके दोस्त हमेशा मजाक में कहते थे, नूर तुम इंसानों से ज़्यादा कागज़ों और कहानियों से प्यार करती हो। और उनका कहना गलत भी नहीं था। नूर के लिए ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा पल वो होता था जब वो अपनी लाइब्रेरी का शटर बंद करके एक पुरानी डायरी या मैप लेकर अकेली ही किसी हिस्टोरिकल जगह की खोज पर निकल जाती। नूर का शौक बाकी लोगों से बहुत अलग था। जहां बाकी लोग कैफ़े में जाते थे, मूवीज़ देखते थे, स्पोर्ट्स देखते थे, इनमें उन्हें खुशी मिलती थी। लेकिन वहीं पर नूर सिर्फ खंडरों की चीखती हुई खामोशी में खुद को जिंदा महसूस करती थी। अब एक दिन नूर डिसाइड करती है कि वो एक एंशिएंट सिटी लेप्टिस मैग्ना की तरफ जाएगी। एक ऐसी जगह जहां दिन के टाइम बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। हर कोई वहां घूमने आता था, फोटो खिंचवाने आता था। लेकिन जैसे ही रात आती थी, वहां पर कोई कदम तक नहीं रखता था। रीजन था वहां पे फैली हुई पुरानी कहानियां। कहते हैं कि उन वीरान इमारतों में टूटे हुए रोमन आर्चेस के बीच और समुंदर के किनारे बिखरी हुए रेतों पर इंसान नहीं, सिर्फ जिन रहते हैं। नूर के लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं, लाइब्रेरी की किताबों में लिखी जाने वाली लेजेंड्स, जिन्हें वो फिक्शनल समझकर पढ़ती थी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। एक खुद से किया हुआ सवाल, क्या ये कहानियां सच हैं? क्या इंसान और जिन के रास्ते कभी टकराए भी हैं? क्या सच में जिन इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं? और इसी क्यूरियोसिटी ने नूर को मजबूर कर दिया था वो स्टेप लेने के लिए। वो सोचती है कि चलो एक बार चल के देखा जाए। शाम ढलते ही जैसे ही आसमान का रंग नीले से काला होने लगा, नूर अपनी डायरी और टॉर्च लेके चल पड़ी। खुद से कहती है, बस एक छोटी सी वॉक होगी, बस देखना है कि सच और अफसानों के बीच कितना फ़र्क है। लेकिन नूर को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ को वो शॉर्ट वॉक कह रही थी, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात बनने वाली थी। नूर उस जगह पहुंचती है, समंदर के किनारे। वो जगह बहुत शांत थी। नूर को मानो जन्नत मिल गई हो। इतना सुकून और शांति उसने कभी महसूस नहीं की थी। नूर चुपचाप उन लहरों के बीच जाके बैठ जाती है और उस खुले माहौल का आनंद लेने लगती है। चारों तरफ बस परिंदों की आवाज़
और समंदर की लहरों की धीमी गूंजती हुई धड़कन। नूर वहीं बैठी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब नूर की एक आदत रहती थी, वो हमेशा जब खाली होती या बहुत अच्छा महसूस करती तो वो पोएम लिखती, और उस रात भी वो पोएम लिखना शुरू करती है। नूर का कोई भी दोस्त नहीं था। अक्सर वो जगह बदलती, शिफ्टिंग करती रहती, जिसकी वजह से उसके पुराने दोस्त पीछे कहीं छूट जाते थे और नूर को एक हमसफ़र की तलाश थी। नूर अभी उस उम्र से गुज़र रही थी जहां वो सोचती, कैसा लगता है रिश्ते में होना, कैसा लगता है जब आपके पास भी कोई हो जिससे आप हर बात शेयर कर सको, जो पूछे खाना खाया, रात को नींद अच्छी आई, कैसी हो, क्या कर रही हो। ये सब चीज़ें नूर के दिमाग में घूम रही थीं। फ़िलहाल तो नूर की हमसफ़र सिर्फ उसकी डायरी थी जिसमें वो अपनी सारी फीलिंग्स बयान करती थी, और इसी तरीके से उसने एक पोएम लिखी। हर लहरें मेरे दिल को सजदा करती हैं और हर साहिल तेरी यादों का हरम लगता है। तेरे हुस्न का नूर चांद से भी रोशन है, मेरी रूह का हर नक्श तेरी मोहब्बत का असर लगता है। ऐ महबूब तेरे ज़िक्र मेरे लबों पर वो दुआ है जो रात के तहज्जुद में रब से गुफ्तगू लगता है। ये लाइन के एंड करते ही नूर को पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनते ही नूर तुरंत घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं है, और अचानक पीछे से कोई आ जाए तो इंसान एकदम घबरा जाता है। अब नूर जब मुड़कर पीछे देखती है तो पीछे 4 लड़के होते हैं, और चारों लड़के वहाँ पर आपस में ही बातें कर रहे थे। नूर उन्हें देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। अब नूर वहाँ से जाने लग जाती है। वो अपना दुपट्टा ऐसे नीचे करती है और नीचे देखकर जाने लग जाती है। वो चारों सामने हैं और नूर का भी रास्ता मतलब उनसे क्रॉस करके ही जाना था। नूर नीचे देख के जा रही है कि तभी पता नहीं उसे ऐसा लगता है कि एक बार ऊपर उठ के देख लूं। जैसे ही वो अपनी नज़रें ऊपर करती है, तुरंत उसके सामने उन चारों में से एक लड़का होता है जिससे नूर टकरा जाती है। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ भी कहो कि वो लड़का भी नूर को ही देख रहा था, जिसके बाद नूर ज़्यादा सोचती नहीं, वो बस अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से चल पड़ती है, सीधा घर की तरफ। नूर घर जाती है। घर में जाकर आराम से खाना खाती है और फिर सो जाती है। उसके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं जो उसे याद रहे कि अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। बड़ा नॉर्मल सा था, और उसे ये भी लगता है कि ठीक है, वो जगह इतनी भी डरावनी नहीं थी जितनी सबको लग रही थी, बल्कि वहाँ तो एक अलग सा सुकून था। फालतू में लोग ऐसी कहानियाँ बनाए रखते हैं, फालतू में रूमर्स फैलाते हैं। नूर का अब जो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, वो भी ख़त्म हो जाती है और वो सो जाती है। जिसके बाद नूर को सपना आता है कि वो किसी रेगिस्तान के अंदर है और उसके पैर रेगिस्तान की मिट्टी में धंस आए थे। जब नूर ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर जो चांद होता है वो भी आधा चमक रहा होता है और आधा एकदम डल पड़ा होता है। वहाँ की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी जलन भी थी, जैसे हवा में आग की चिंगारियाँ घुल गई हों। वो काफ़ी अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कि कोई लकड़ी है जो जल रही है और आपको उसके पास ही खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसी जलन सी महसूस होने लग जाती है। वही जलन नूर को महसूस हो रही थी। नूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको सामने से एक शैडो, एक बड़ी सी शैडो चलती हुई नज़र आती है जो नूर के तरफ चल रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और वो शैडो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। वो नूर के पास आकर उसे कहती है, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर के होंठ खुले रह गए, लेकिन आवाज़ उसके गले में अटक गई थी। और न जाने ऐसा क्या होता है, नूर को फील होता है जैसे उसके हाथ में किसी ने जलती हुई लकड़ी पकड़ा दी हो। वो ज़ोर से चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते एकदम उठ जाती है। नूर जैसे ही उठती है, फाइनली वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है कि ये जो भी था वो सपना था। पर पता नहीं उसको कहाँ से जलती हुई लकड़ी की स्मेल अभी भी आ रही थी। नूर इतनी घबराई हुई थी
और कहीं ना कहीं इतनी रिलीफ भी महसूस कर रही थी कि ये सब सपना था कि वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देती। नूर पानी पीती है और उसके बाद फिर से सो जाती है। और अब अगले दिन से नूर की ज़िंदगी बदलने लगी। पहले तो बस छोटी छोटी चीज़ें हुईं, जैसे उसके रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा खुल जाना या पर्दे बिना हवा के हिलने लग जाना। नूर ने सोचा शायद उसका वहम है। तभी नूर एक जगह बैठी हुई थी और उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है। टेबल पर कुरान शरीफ पड़ी हुई थी और वो देखती है कि जो कुरान होती है उसका एक पेज बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था। जब नूर उस पेज को जाकर देखती है तो वो जो पूरी कुरान थी वो प्रिंटेड थी, लेकिन उसके ऊपर ऐसा लग रहा था किसी ने पेन से कुछ अलग से लिखा है। और वो लिखा हुआ था, जिन इंसान को देख सकते हैं लेकिन इंसान जिन को नहीं देख सकते। ये अलग से किसी ने उस पेज में लिखा हुआ था, जिसे देखकर नूर बड़ा अजीब सा फील करती है कि ये कोई कैसे लिख सकता है और क्यों लिखेगा। नूर ये सोच ही रही थी कि तभी नूर को उसकी अम्मी की आवाज़ आती है और नूर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेट नींद के इंतज़ार में थी, उसके कान के बिल्कुल पास से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कि थी, मैं यहाँ हूँ। सांस उसके गले में अटक गई। नूर झट से एकदम उठकर बैठ जाती है, लेकिन पूरा कमरा खाली था। सिर्फ लैंप की रोशनी की वजह से नूर की परछाइयाँ उसकी दीवार पर बन रही थीं। यहाँ पे नूर के साथ एक और चीज़ बड़ी अजीब होती थी कि अब जब भी नूर सोकर उठती थी ना, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। ऐसा लगता था कि जब वो सोती है तो कोई बहुत हैवी वेट उसके ऊपर रख दिया जाता है, और जब वो उठती है तो उस हैवी वेट का जो असर होता है, वो जो दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता था। और दूसरी चीज़ जो कि नूर ने नहीं लेकिन उसकी मम्मी ने नोटिस करी थी कि नूर अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगी थी और दिख रहा था उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे थे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसका पूरा लुक बिगड़ने लगा था। पहले तो अम्मी को लगा कि शायद वो कुछ वेट लॉस वगैरह कर रही होगी, इसलिए उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब नूर किचन में कुछ बना रही थी तो अम्मी को किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने बाहर से नूर को आवाज़ दिया, पर नूर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो जल्दी से जाकर किचन में देखती है तो नूर ज़मीन पर गिरी हुई थी, और जो भी नूर उस समय पर बना रही थी वो सब किचन में आसपास बिखरा हुआ था। तभी नूर की मम्मी को वहाँ पर एक परछाई दिखती है जो कि विंडो से बाहर जा रही थी। और जब नूर की मम्मी विंडो से ऐसे बाहर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। नूर की मम्मी को अचानक से कुछ स्ट्राइक करता है। वो नूर को उठाती है और रूम में ले जाती है, वहाँ पर लेटा देती है। उसके पापा भी आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि नूर की ऐसी हालत हो गई तो वो भागते हुए आ जाते हैं। मम्मी सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, इसका वेट लॉस भी हो रहा है, एक परछाई दिखी। तो नूर के पापा को लगता है कि ये परछाई उन्होंने खुद ही देख ली होगी। कभी कभी होता है ना, आप अपनी परछाई ऐसे साइड देखो तो दिख जाती है। तो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये उसकी एज बढ़ रही है जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है और ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडीज में, तो आप इसकी टेंशन मत लो, नूर सही है, ठीक है। लेकिन नूर की हालत ख़राब होने लगी थी। नूर की हालत इतनी ख़राब होने लगी कि दिन ब दिन वो बदतर होने लगी थी। इतनी बदतर कि कभी कभी रात को नूर की आवाज़ बदल जाती। वो किसी आदमी की आवाज़ में घुर्राने लग जाती थी। डॉक्टर ने बोला कि शायद बुखार दिमाग पर चढ़ गया होगा, इसलिए नूर ऐसा कर रही होगी। नूर के पेरेंट्स भी न जाने क्यों सब देखकर अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि किसी ने उन्हें कंट्रोल में करके रखा था, जैसे कि कोई उनका ध्यान उस साइड जाने ही नहीं दे रहा था। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। नूर का शरीर पूरा सफ़ेद पड़ चुका था और नूर जो कि इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, वो अचानक से इतनी पतली होती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक स्केलेटन है, मांस है ही नहीं उसमें।
सॉलिड डाइट से नूर अब लिक्विड डाइट पर आ गई थी। डॉक्टर काफ़ी कोशिश कर रहे थे पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक दिन नूर के फादर टेंशन में अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी उनके मैनेजर आते हैं और वो पूछते हैं नूर के बारे में। उन्हें भी पता था नूर की जो हालत हो रही है। फादर पहले तो यही बता रहे थे कि तबीयत खराब है, लेकिन अब वो पूरा अच्छे से बताते हैं कि कैसे वो रात को एक आदमी की आवाज़ में घुर्राने लग जाती है, कैसे उसकी हालत बिना किसी रीज़न के बिगड़ती जा रही है। मैनेजर पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि क्यों ये इंसान अपनी बेटी को मौलवी के पास नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही थी वो बहुत अननेचुरल थी। ये कहीं ना कहीं आपको बता ही रही थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है जो डॉक्टरों के हाथ में ठीक करना नहीं है। मैनेजर उन्हें बताते हैं कि देखो तुम टेंशन मत लो, मेरे जो पापा हैं वो जाने माने आलिम होते हैं, यानी मुस्लिम स्कॉलर। तो मैनेजर ने नूर के फादर को उनसे मिलने को कहा। शाम में दोनों का प्लान था मैनेजर के घर जाने का और वहाँ आलिम से मिलने का। लेकिन जैसे ही शाम हुई नूर की अम्मी की कॉल आती है। नूर बेहद अजीब बर्ताव कर रही थी, जिसकी वजह से नूर के फादर को अब वो प्लान कैंसिल करना पड़ा अपने मैनेजर के साथ उनके घर जाने का। और दौड़ते हुए वो अपने घर गए नूर के पास। अब मैनेजर को थोड़ा तो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ हमने प्लान बनाया और वहाँ नूर का अजीब व्यवहार शुरू हो गया। मैनेजर कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब नूर के पापा जब घर आते हैं और नूर उन्हें देखती है तो वो भागते हुए आती है और अपने ही फादर का गला पकड़ लेती है। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में खून भरा हो, और बेहद गुस्से में आदमी की आवाज़ में बोलती है, तू नूर को दूर करना चाहता है मुझसे। नूर के पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी वो भागते हुए आकर इतनी ज़ोर से गला कैसे पकड़ सकती है। ये सब चल ही रहा था कि तभी बाहर से डोरबेल बजती है। जैसे ही वो डोरबेल बजती है नूर एकदम से उस साइड देखती है और घबरा जाती है और भागते हुए अपने रूम में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। नूर के पापा बाहर जाकर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने वो मैनेजर होते हैं और साथ में उनके पापा भी, और पापा के साथ 2 इमाम भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि जब मैनेजर ने उन्हें सब बात बताई तो वो समझ गए कि ये दवा से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि नूर को ठीक करने के लिए कुछ और ही चाहिए था। मैनेजर के पापा आलिम हैं। वो पूछते हैं नूर कहाँ है। उसके पापा बताते हैं वो तो ऊपर अपने रूम में है। नूर ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन नूर की मम्मी के पास दूसरी चाबी थी। वो दरवाज़ा खोल देती हैं। सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं नूर कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। समझ नहीं आ रहा था, खाली कमरे में नूर गायब कहाँ हो गई। लेकिन तभी आलिम के साथ आए हुए 2 इमामों में से एक ऊपर देखता है और वहाँ जो अलमारी थी नूर उसी के ऊपर बैठी हुई थी, और वहाँ बैठकर वो इन सबको देख रही थी और हंस रही थी। नूर का वो रूप बहुत भयानक था। ये रूप देखकर उसकी मम्मी और पापा डर के मारे कमरे के बाहर ही चले जाते हैं। आलिम ने सबसे पहले अपनी नियत और ताबूज़ किया। उन्होंने कुरान शरीफ की सूरह अल-फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया ताकि कमरे का माहौल थोड़ा साफ हो सके। 2 इमाम नूर के आसपास खड़े थे और धीरे धीरे वो पूरी तवज्जो के साथ कुरान रिसाइट करने लगे। उन्होंने नूर को एक पल भी बोलने नहीं दिया। नूर जो अलमारी के ऊपर बैठी थी पहले घबराई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कुरान की आवाज़ कमरे में फैलने लगी नूर शांत होने लगी, और फिर बिना किसी की मदद के वो खुद ब खुद अलमारी से नीचे उतर आई। आलिम ने नूर को देखते हुए कहा, जो भी अंदर है वो बाहर आ सकता है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नूर पहले तो हिली भी नहीं, जैसे कोई उसे रोके बैठे हो। फिर आलिम ने रुकिया के लिए मिसवाक से हल्का से टच किया और सूरह अल बकरा की आयत पर फोकस किया, और तभी नूर के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ निकली। वो आवाज़ एक मर्दाना आवाज़ थी जो धीरे धीरे कम होती गई, जैसे कोई पीछे हट रहा हो। इमाम और आलिम कमरे के चारों कोनों में खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ते रहे, और नमाज की रोशनी यानी दिया जलाया गया ताकि जो भी अंदर था उसे कन्फाइंड किया जा सके। जिसके बाद ये तीनों मिलकर तिलावत करना शुरू करते हैं, और उसी वजह से नूर जो अभी तक काफ़ी एग्रेसिव थी धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। आलिम और इमाम नूर से सवाल जवाब कर रहे थे ताकि समझ सके कि नूर के साथ चल क्या रहा है।
और इसी दौरान नूर के बिल्कुल बगल में एक साया आ जाता है जो ज़मीन पर बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। उसे देखकर आलिम समझ तो गए थे कि क्या है, लेकिन फिर भी वो सवाल जवाब जारी रखते हैं। वो उससे पूछते हैं, कौन है तू और क्या चाहता है? लेकिन जो सवाल वो साये से कर रहे थे उसका जवाब नूर दे रही थी, जैसे कि वो साया अभी भी नूर के अंदर है और नूर ही बोल रही है, सारे जवाब वही दे रही है। वो बताता है कि वो एक जिन है और जब नूर उस दिन लेप्टिस मैग्ना गई थी और वहाँ पर उसे 4 लड़के दिखे थे तो जिससे उसकी नज़रें टकराई थी वो एक जिन था। और जब नूर की नज़र उससे मिली तभी से उसने नूर के शरीर पर कब्ज़ा पा लिया था और उसी रात से वो नूर के शरीर के अंदर था। और जब रात को नूर सोया करती थी तो वो शरीर से बाहर आ जाता था और नूर के साथ कुछ ऐसा करता था जो यहाँ बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नूर को पता चलें तो उसे एक मेजर मेडिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। आलिम उससे अब बोलता है, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब तो यहाँ से चला जा। जिस पर वो पहले तो बहुत मना करता है, वो मानता ही नहीं। वो बोलता है, मैं नूर को अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं तब तक उसके साथ ये करता रहूंगा जब तक वो मेरे साथ चले ना जाए। मतलब कि जब तक नूर की मौत ना हो जाए। लेकिन आलिम को इन सब चीज़ों में काफ़ी नॉलेज थी। उसके बाद वो अपने ही इमाम के साथ और कुछ चीज़ें रिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो जिन घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। एक काइंड ऑफ डील हो जाती है इनके बीच कि जिन यहाँ से चला जाएगा और कभी इनके आसपास भी नहीं आएगा, लेकिन आलिम उस जिन को कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद नूर भी ठीक हो जाती है। जिन तो चला जाता है, लेकिन जो चीज़ें नूर को पता चलती हैं, जो चीज़ें उसके साथ हुई थी, उसकी वजह से उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। नूर डिप्रेशन में चली जाती है। वो लड़की जो किताबों में खोई रहती थी, अब वो सिर्फ एक जगह बैठकर कहीं गुम हो जाती थी अपने ही ख्यालों में, अपने आप से ही बातें करने लगती थी, बहुत रोती थी, चिल्लाती थी। जब रात होती थी तो उसे एक अजीब सा डर लगता था, जो कि बहुत जायज़ भी था। वो अब अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लाइट्स तक ऑफ नहीं करने देती थी। 1 साल तक ये सब चला। 1 साल तक नूर की मेडिकेशंस चली। नूर हमेशा डॉक्टर के पास जाती थी। 1 साल तक नूर थेरेपिस्ट के पास गई है, पर उसके बाद भी अभी भी नूर की कंडीशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। जहाँ नूर को इन जगहों पर अच्छा लगता था, खाली खंडर जगह जाकर उसे एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता था, अब वो उनको अगर देख भी लेती है ना, जैसे कहीं से जा रही हो और सामने उसके कोई खंडर पड़ा हो, तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से निकल जाती है, आंखें नीचे रखती है। कोई सामने से आ भी जाता है तो उनके साथ आंखें नहीं मिलाती है। ये सारे ट्रॉमा उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठ चुके हैं। उन्होंने घर बना लिया है जो कि अब छोड़ ही नहीं रहे हैं। उसने हर चीज़ कर ली, मेडिकेशंस, दवाइयाँ, थेरेपिस्ट, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पा रहा। नूर को इन सारी चीज़ों से उभरने में समय लगेगा, कितना वो नूर को भी नहीं पता। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई होप कि नूर जल्दी ही रिकवर हो सके और अपनी नई ज़िंदगी वापस से शुरू कर सके। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर कभी कोई जिन, कोई बुरी ताकत आपके अंदर आ जाए या किसी बुरी ताकत से आपका सामना हो जाए, तो किस हद तक वो आपको हर्ट कर सकती है, किस हद तक आपका जीना हराम कर सकती है। और ये तो खुशकिस्मती थी कि मैनेजर को ये सब बातें पता चल गई। उसके पापा आलिम थे जिन्होंने उस जिन को नूर से अलग कर दिया। अगर अलग नहीं करा होता तो नूर का क्या हाल होता वो आप सोच भी नहीं सकते। हम में से कोई भी नहीं सोच सकता। जो भी होता काफ़ी बुरा होता। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।